दोस्तों, डर की गूंज पॉडकास्ट इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि मेरे परिवार के साथ घटी एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जो आज भी मेरी रूह कपा देती है। मेरा नाम राजेश है। मैं मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला हूँ और पेशे से एक सरकारी अधिकारी हूँ। सरकारी सेवा में होने के नाते अक्सर हमें दूर दराज इलाकों में भेजा जाता है। विभाग ने मुझे एक खास प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र के कोकण के एक दुर्गम और वीरान गांव में तैनात किया था। मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मेरा वैवाहिक जीवन किसी हसीन सपने जैसा बीत रहा था। प्रांजल, मेरी पत्नी, वो स्वभाव से बेहद सरल और शांत थी, बिल्कुल वैसी जैसा मैंने हमेशा चाहा था। जब मेरा तबादला हुआ तो मैंने सोचा कि वहाँ की वादियों की खूबसूरती में हमारा साथ और भी गहरा होगा, इसलिए मैं उसे भी अपने साथ लाया। वहाँ पहुँचने पर सरकारी बजट की अपनी सीमाएं थी। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर घने पेड़ों के बीच हमें एक पुरानी हवेली किराए पर मिली। किराया इतना सस्ता था कि मैंने बिना सोचे समझे उसे ले लिया। बाहर से देखने पर वो हवेली और उसके आसपास की हरियाली मन मोह लेने वाली थी। प्रांजल तो उसे देख बहुत खुश हो गई, लेकिन जैसे ही प्रांजल ने गृह प्रवेश के लिए पुरानी हवेली की मुख्य चौखट पर अपना पहला कदम रखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो अचानक जड़ हो गई। उसे महसूस हुआ कि लकड़ी की उस दहलीज के नीचे से किसी अदृश्य हाथ ने उसके पैर कसकर जकड़ लिए हैं। वो बुरी तरह लड़खड़ाई और गिरते गिरते बची। उस वक्त मुझे लगा कि शायद थकान की वजह से उसका संतुलन बिगड़ा होगा, पर मैं गलत था। ये थकान की वजह से नहीं, कोई साया हमारा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे थमाते हुए हल्के अंदाज में कहा, अरे संभाल के चलो प्रांजल, अभी तो घर में कदम ही रखा है। मैं मुस्कुरा तो रहा था, पर उसकी आंखों में जो गहरा खौफ था, मैं उसे उस वक्त पढ़ नहीं पाया। मुझे लगा हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ा होगा। मैंने मन ही मन सोचा कि शरीर को आराम की जरूरत है। शायद थकान के चलते उसे ऐसा भ्रम हुआ होगा। इस हवेली का निर्माण 1950 के दशक में हुआ था। घर के बाहर एक पुराना साइन बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था 1950। अंदर की दीवारें सीलन से भरी हुई थी। फर्श मानो किसी काली शाही से रंगा हो। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए हमने अनन फनन में बस एक कमरा सोने लायक बनाया। सोचा कि कल विस्तार से सफाई करेंगे, पर उस रात की खामोशी कुछ और ही कह रही थी। अगले दिन से मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए हमने जल्दी सोने का फैसला किया। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई, पर उस हवेली की हवा में कुछ बहुत ही अजीब और डरावना था। एक ऐसी गंध जो रह रहकर मेरे नाक से टकरा रही थी, जैसे कहीं पास में जला हुआ मांस सुलग रहा हो। उस बदबू ने नींद में भी एक अनजान डर पैदा कर दिया था। फिर रात के करीब 2:30 बजे किसी अजीब सी हलचल से मेरी नींद खुल गई। कमरे के सन्नाटे में किसी के चलने की आहट गूंज रही थी। धीमे कदम, जैसे कोई फर्श पर घिसटते चल रहा हो। मुझे लगा शायद प्रांजल पानी पीने उठे होगी, पर जब मैंने बगल में टटोला तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। बिस्तर खाली था। घबराहट में मेरी आंखें अंधेरे को चीरने लगी। तभी मेरी नजर दूर उस बड़ी सी चौखट पर पड़ी। प्रांजल वहां खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बेजान जैसी। वह बिना पलक झपकाए उस अंधेरी चौखट को घूर रही थी, जैसे वहां कोई खड़ा हो जिसे सिर्फ वही देख पा रही थी। मैंने उसे पुकारा, प्रांजल, तुम वहां क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? आओ सो जाओ। सन्नाटे को चीरते मेरी आवाज जब उस तक पहुंची तो उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। उसे देख मैं हैरान रह गया।
उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें पथराई हुई थी, जैसे वो मेरी पत्नी नहीं थी बल्कि पत्थर की बेजान मूरत थी। मैं घबरा कर उसके पास पहुंचा और उसको झकझोरा। अचानक जैसे उसकी नींद टूटी हो और वो खुद चौंक गई। उसे अंदाजा तक नहीं था कि वो बिस्तर छोड़कर उस मनहूस दहलीज तक कैसे पहुंची। हम दोनों खामोश रहे और बिना एक शब्द कहे वापस बिस्तर पर लेट गए। पर मेरी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि मुझे अब महसूस होने लगा था कि उस घर में हम अकेले नहीं हैं। अगले कुछ दिन सब नॉर्मल लगा, पर प्रांजल का व्यवहार दिन प्रतिदिन बदल रहा था। मैं जब भी काम से घर लौटता, वो मुझे मुख्य दहलीज पर खड़ी मिलती। एक रात सोते समय मुझे महसूस हुआ कि बिस्तर के चारों तरफ कोई भारी चीज चक्कर काट रही है, और तभी मुझे हल्की हल्की पायलों की आवाजें सुनाई देने लगी। अगली रात का नजारा और भी भयानक था। प्रांजल को सपना आया कि एक काली परछाई चौखट से निकलकर उसके सीने पर बैठ गई है और उसका गला दबा रही है। जब उसकी आंख खुली तब वो सच में सांस नहीं ले पा रही थी, और अगली सुबह उसके गले पर उंगलियों के काले निशान और नीले निशान उभरे हुए थे। मैंने उसे समझाया कि ये सब उसका वहम है, पर सच कहूँ तो मैं अंदर से ये सब देख हिला हुआ था, क्योंकि उसके गले पर सच में निशान दिख रहे थे। मुझे प्रांजल को डराना नहीं था। कुछ दिन फिर सब ठीक चलने लगा। मैं अपना काम बरोबर करने लगा। प्रांजल भी धीरे धीरे सब भूलने लगी। पर एक दिन की सुबह प्रांजल को किचन में काम करते समय अचानक उल्टियां होने लगी। वो जैसी बेसिन की ओर दौड़ी। उसके मुंह से गाढ़ा काला खून और उसके साथ इंसानी बालों का एक गुच्छा बाहर निकला। वो जोर से चीख पड़ी, और उसकी चीख ने साफ कर दिया था कि अब इस हवेली का साया सिर्फ दीवारों तक या चौखट तक नहीं, बल्कि मेरी पत्नी की वजूद के अंदर तक पहुंच चुका था। वक्त गुजर रहा था, पर उस हवेली का काला साया गहराता गया। प्रांजल अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने रसोई की चौखट लांघना तक छोड़ दिया था। उसकी पूरी दुनिया अब बस उस पुरानी दहलीज के इर्द गिर्द सिमट गई थी। रात के सन्नाटे में जब भी कभी मेरी नींद खुलती, तो मैं देखता कि वो अंधेरे में चौखट या दीवार के कोने की तरफ मुंह किए खड़ी रहती थी, किसी अदृश्य साये से बात करती थी। उसकी वो फुसफुसाहट मेरे खून को बर्फ जैसा ठंडा कर देती थी। रविवार का दिन था, मेरी छुट्टी थी। मैं घर में मेरा कुछ काम कर रहा था, ऑफिस का काम। तभी प्रांजल मेरे पास आई। शाम के 7:30 बज रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कांपती आवाज में कहा, राजेश, उस चौखट की दहलीज पर देखो, एक औरत बैठी है। उसके बाल खुले हैं और वो मुझे अपने पास बुला रही है। मैंने उस तरफ देखा, पर वहां सिवाय पुरानी धूल और वीरानी के कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद प्रांजल मेरा मजाक कर रही है, या फिर उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई है। मैंने मुस्कुराते हुए उसको टोका, पर वो चिल्ला पड़ी, नहीं राजेश, सच में एक जवान औरत वहां बैठी है और वो मुझे ही घूर रही है। उसे तसल्ली देने के लिए मैं खुद उस दहलीज पर जाकर खड़ा हो गया। मैंने हवा में हाथ हिलाया और पूछा, कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। पर प्रांजल ने अपनी उंगली उसी तरफ उठाई जहां मैं खड़ा था। उसकी पुतलियां डर से फैल गई थी। मैंने कहा, प्रांजल, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये सब तुम्हारा वहम है। खाना खाने का समय हुआ। हम खाना खाकर सोने की तैयारी में थे। मैं जैसे ही बाथरूम गया, अचानक पूरी हवेली की बत्ती गुल हो गई। घोर काला अंधेरा छाया। मैं टटोलता हुआ वापस कमरे में आया और आवाज दी, प्रांजल, मजाक मत करो। कहाँ हो? चलो सामने आओ। पर वहां कोई नहीं था, ना प्रांजल न उसकी आवाज। सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था जो मुझे धीरे धीरे निगल रहा था। उस रात उस दहलीज के पार से पहली बार मुझे किसी की खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी, और वो आवाज प्रांजल की नहीं थी। अंधेरा इतना घना था कि अपनी खुद की सांसें भी सुनाई दे रही थी। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई
और उसकी रोशनी कमरे के हर कोने में घुमाई। तभी मुझे हल्की सी हलचल दिखी। मुख्य दरवाजे की चौखट पर प्रांजल मेरी पत्नी खड़ी थी, मेरी तरफ पीठ किए। उसके बाल खुले थे और वो किसी अदृश्य साये से बात कर रही थी। वहां कोई दूसरा नहीं था, पर उसकी फुसफुसाहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं दबे पांव उसकी तरफ बढ़ा और मैंने उसे आवाज लगाई, प्रांजल, प्रांजल, चलो अंदर आ जाओ, रात बहुत हो गई है। और उसने कोई जवाब नहीं दिया। कैसे तो हिम्मत जुटाकर उसके कंधे पर मैंने अपना हाथ रखा। जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसने एक झटके में अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। उसे देखकर मेरे बदन में मानो बिजली दौड़ गई। मैं दहशत के मारे 2 कदम पीछे हटा। वो प्रांजलि थी, पर उसके चेहरे का भाव किसी और का था। चेहरे पर झुर्रियां उभर आई थी। चेहरे का रंग बैंगनी काला पड़ चुका था और उसकी आंखें पथराई थी। वो मेरी पत्नी नहीं थी, मानो कोई शैतान उसके अंदर बैठे मुझे घूर रहा था। उसने प्रांजल की आवाज में नहीं, बल्कि भारी भरभराए और डरावनी आवाज में कहा, सोना, अब किसको सोना है? बरसों से मैं यही सो रही हूँ, तो मुझे नींद कैसे आएगी? जिसकी जिंदगी बर्बाद की है, उसे चैन कहाँ आएगा? और फिर वो पागलों की तरह अट्टहास करने लगी। मैं चिल्लाया, क्या बकवास कर रही हो प्रांजल? तभी अचानक मेरे हाथ की टॉर्च बुझ गई। मैंने उसे बार बार झकझोरा, पर वो चालू नहीं हुई। उसी सन्नाटे में मुझे फर्श को खुरचने की आवाजें आने लगी। जैसे ही टॉर्च फिर से जली, सामने का मंजर देख मेरी धड़कन रुक गई। अब प्रांजल की गर्दन पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ चुकी थी। वो नीचे बैठकर पागलों की तरह उस दहलीज को अपनी नाखूनों से खुरच रही थी। उसके नाखूनों से काला सा खून बह रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वो मेरी प्रांजल नहीं थी। उस हवेली के साये ने उसको पूरी तरह से अपने गिरफ्त में लिया था। उसके नाखूनों में मिट्टी और खून सना था। पूरे कमरे में जले हुए मांस की वो बदबू इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा था। डर के मारे मेरा पूरा शरीर पत्थर का बन चुका था। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से उसके कंधे से छुआ, प्रांजल, बस करो, चलो अंदर। तभी उसने एक ऐसी गुड़गुड़ाहट भरी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। उसने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आवाज किसी गहरे खाई से आती जैसी लगी। पहले तुम मारे जाओगे, तुम मुझसे नहीं बच सकते। इतना कहकर वो बिजली की पूर्ति से मुझ पर झपट पड़ी। उसने मुझे एक ऐसा जोर का झटका दिया कि मैं उड़कर दीवारों से जा टकरा। मेरा सर दीवार पे टकराने की वजह से फट चुका था और उसमें से खून आने लगा। टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर दूर गिर गई और अंधेरा और भी गहरा हो गया था। उस दुबली पतली प्रांजल में न जाने कहां से इतनी आसुरी शक्ति आ गई थी। मैं उठने की कोशिश में था, इतने में वो मेरी छाती पर चढ़ गई और पहले मेरे चेहरे पर अपने नाखूनों से वार किए। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से अभी काला खून बहने लगा था। वो खून मेरे पूरे चेहरे और पूरे शरीर पर गिर रहा था। उसने अजीब तरह से अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेर दी। अपनी जबान बाहर निकालकर वो अपने ओठों पर फिराने लगी। उसने मुझे एक बार मेरे नजीक आकर सूंघा और पल में ही मेरा गला दोनों हाथों से जोरदार पकड़ा। मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैं नीचे से झटपटाने लगा, जान की भीख मांगने लगा। प्रांजल, प्रांजल, मैं तुम्हारा पति राजेश हूँ, होश में आ जाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो होश में नहीं थी। तभी मुझे लगा कि अगर कुछ नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। पूरी ताकत लगाकर और मन में भगवान का नाम जपकर मैंने उससे बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया और भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। पूरी रात मैं उस बंद कमरे में मौत का डर लेके बैठा था। बाहर से दहलीज कुरज देखी, दीवारों पर नाखून मारने की और अजीब सी बड़बड़ाहट की आवाजें आती रही। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि कुंडी खोलकर बाहर देखूं। पूरी रात भर मैं दहशत में बैठा रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने का नजारा देख
मेरी रूह कांप गई। प्रांजल जमीन पर बेसुध पड़ी थी, लहूलुहान होके। उसके हाथों और पैरों से खून बह रहा था, जैसे किसी ने उसका सारा खून पी लिया हो। फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके नजदीक जाने की। मैं बहुत देर तक वैसा ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद प्रांजल ने हलचल की। मैं सावध हो गया। उसने आंख खोली और खुद को ऐसी हालत में देख उसने मुझसे पूछा, मैं यहाँ कैसे आई, क्या हुआ? तभी मैं समझ गया कि रात में जो हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि रात में मेरी पत्नी के अंदर और कोई अदृश्य शक्ति थी। मैं समझ गया कि मेरे और मेरे पत्नी के बस की बात नहीं है। मेरे घर से गांव आधा किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने विलंब न करते हुए गांव के एक पुराने व्यक्ति जिससे मेरी पहचान हुई थी उनको जाके मिला। तो वो मुझे देखकर बोले, अरे साहब, आप इतने सुबह सुबह घर आए और आप इतने क्यों डरे हुए, सब ठीक तो है ना? तब मैंने कल रात को हुई सारी घटना उनको बता दी। तो उनके चेहरे की झुर्रियाँ और भी गहरी हो गई। उन्होंने मेरी आंख में झांककर बस इतना कहा कि वो जगह अब रहने लायक नहीं बची, वो जाग गई है। तो मैंने उनसे पूछा, कौन जागी हुई है? तो आबा ने गंभीर होकर उस शापित हवेली का वो काला इतिहास सुनाना शुरू किया, जिसे वक्त की धूल ने दबा दिया था। 50 साल पहले उस हवेली का मालिक अपने 3 बेटों के साथ शान से वहां रहता था। 2 बेटों की शादियां हो चुकी थी, पर तीसरा बेटा उसे प्यार हुआ था गांव के एक बेहद खूबसूरत लड़की सुमन से, जो उस हवेली में झाड़ू पोछा करने आती थी। मालिक को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक नौकरानी उनकी खानदान की बहू बने, ये बात उनके आन के खिलाफ थी। और फिर क्रूरता की सारी हदें पार कर गई। सुमन को बेरहमी से मारा गया, उसे जलाया गया और आधी जली हालत में राख के साथ उसी हवेली के मुख्य चौखट के नीचे दफन कर दिया। सुमन के गरीब माता पिता ने पुलिस की मिन्नतें की, पर दौलत के नशे में चूर उस मालिक ने पुलिस को खरीद कर केस को रपा दपा कर दिया। आबा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, लेकिन मरते वक्त सुमन ने एक खौफनाक श्राप दिया था। उसने कहा था कि जिस तरह तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी है, वैसे ही मैं या किसी का संसार बसने नहीं दूंगी। मैं सबको मार डालूंगी। उसके कुछ समय बाद ही परिवार के लोग एक एक करके रहस्यमय तरीके से मारे गए। आबा की आवाज कांप उठी। राजेश, सुमन की वही भटकती आत्मा आज तुम्हारी पत्नी को तकलीफ दे रही है। वो उसे भी अपनी तरह मिटाना चाहती है। ये सुन मेरी रूह कांप गई। मैंने रोते हुए आबा को कहा, आबा, कुछ भी करके मेरी पत्नी को बचा लो। तो आबा ने बताया कि पास के गांव में एक ओझा जी रहते हैं। मैं उनको लेकर तुम्हारे घर आज शाम को आता हूँ। उसी शाम आबा उन्हें साथ में लेकर मेरी हवेली पर पहुंचे। ओझा को आबा ने पूरी बात पहले ही बता दी थी। तो ओझा जी ने आते समय ही विधि की सभी सामग्री लाई थी। जैसे ही ओझा जी ने उस पुरानी हवेली की मनहूस दहलीज पर कदम रखा, वो एकाएक ठिठक गए। उनके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी। उन्होंने मेरी ओर देखकर धीमी आवाज में मुझे चेतावनी दी, राजेश, तुम्हारे बीवी का बचना नामुमकिन लग रहा है। यह आत्मा कोई साधारण साया नहीं है। इसने बरसों से यहाँ अपना कब्जा जमा रखा है और ये बहुत ताकतवर हो चुकी है। हम भारी मन से अंदर पहुंचे। प्रांजल एक अंधेरे कोने में गुमसुम बैठी थी, जैसे उसके शरीर में रूह ही न हो। ओझा जी ने उसे जमीन पर बैठने का इशारा किया। प्रांजल चुपचाप आकर जमीन पर बैठ गई। उसने हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी और बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। ओझा जी ने अपने झोले से नींबू, विभूति और पुरानी मालाएं निकाली। उन्होंने विभूति से प्रांजल के चारों ओर एक रक्षा घेरा बना दिया और प्राचीन मंत्र का पठन शुरू किया। इसे ही मंत्रों की गूंज हवेली की दीवारों से टकराई। प्रांजल ने अपनी झुकी हुई गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू किया। कमरे के सन्नाटे में उसकी हड्डियां चटकने की
आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और एक अमानवीय हंसी हंसते हुए बोली, तुझे क्या लगा? तूने इसे बुलाकर मुझे रोक लिया। मुझे कोई नहीं रोक सकता। अचानक हवेली का पूरा माहौल बदल गया। बाहर कोई तूफान नहीं था, पर घर के अंदर इतनी बर्फीली हवा चलने लगी मानो पहाड़ी की बर्फ पिघल रही हो। पूरा कमरा धुएं से भर गया और अचानक बत्तियां गुल हो गई। घोर अंधेरा छाया। अंधेरे के उस साये में प्रांजल अपनी जगह से उठी और इधर उधर भागने लगी। उसकी वो खिलखिलाती हुई डरावनी हंसी चारों दिशाओं में गूंजने लगी। वो कमरे दर कमरे भाग रही थी, कभी छत पर तो कभी दीवारों के पीछे। हमें बस उसकी पायलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो हंसी जो कलेजे को चीर रही थी। ओझा जी ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी पड़ते ही वो साया फिर से ओझल हो गया। प्रांजल कहीं छिप गई थी, बिना किसी आहट के, बिना किसी आवाज के। अंधेरा गहरा था और मौत हमारे सर पर नाच रही थी। ओझा जी ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। जैसे ही हमने कमरे में कदम रखा, मेरी रूह कांप गई। सामने का मंजर किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। प्रांजल, मेरी पत्नी, कमरे की छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन छू रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो हमारी तरफ देखकर कर्कश आवाज में गुर्राई, मैं किसी का संसार बसने नहीं दूंगी। ये कहकर उसने छत से सीधे नीचे फर्श पर एक छलांग लगा दी। दहशत के मारे आबा का पूरा बदन थरथरा रहा था। वो बस राम नाम जप रहे थे। पूरा घर किसी भूकंप की तरह डोल रहा था। पूजा जी के काम में वो साया इतनी बाधा डाल रहा था कि मंत्रों की गूंज भी मध्यम पड़ने लगी। पर ओझा जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हाथ में अभिमंत्रित राख ली और उस साये की आंख में झांककर गरजे, छोड़ दो इस बच्ची को। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे तो ये भी पता नहीं है कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर भी वो साया नहीं माना। वो फिर से दीवारों पर चढ़कर छत से चिपक गया और पूरे छत पर उल्टी ही भाग रहा था। उसने दोबारा फर्श पर छलांग लगाई, इससे पहले कि वो फिर से हमला करता। मैंने अपनी सारी ताकत जुटा दी और आगे बढ़कर प्रांजल को अपनी बाहों में जकड़ लिया। तभी ओझा जी जोर से चिल्लाए, छोड़ना मत राजेश, पकड़े रहना। ओझा जी लपके और उन्होंने अभिमंत्रित जल प्रांजल के चेहरे पर फेंका और जल्दी से माथे पर मंत्र कहकर टीका लगा दिया। तभी उसकी ताकत कम पड़ने लगी, पर वो रूह अभी भी प्रांजल के जिस्म को छोड़ने को तैयार नहीं थी। ओझा जी ने कहा, जल्दी से इसके पैर बांध दो, वरना ये प्रांजल को मार डालेगी। आबा ने फुर्ती से पैर बांधे और मैंने उसके हाथ दबोच लिए। प्रांजल जमीन पर झटपटा रही थी। उसके मुंह से काला गाढ़ा झाग निकल रहा था और उसका पूरा बदन बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। वो अब भी फुसफुसा रही थी, बदला मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। ओझा जी के माथे पर पसीना था। उन्होंने मेरी ओर देखा और भारी आवाज में कहा, इसे छोटा मत। अगर अभी ये अपने हाथ से छूट गई तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगी। मैं उस आत्मा को इसके बदन से निकालने की कोशिश करता हूँ। अब जो होगा ऊपर वाले के हाथ में है। रात अपने चरम पर थी और हवेली का सन्नाटा अब किसी खौफनाक अंत की गवाही दे रहा था। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। बाहर सियारों की रोने की आवाजें आ रही थी। ओझा जी ने मुझे पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, राजेश, इसे छोड़ना मत। इसकी रूह को इसी वक्त मारना होगा, वरना ये प्रांजल को ले जाएगी। मैंने पूरी ताकत से उसे जकड़ रखा था, जबकि ओझा जी पुराने मंत्रों का प्रहार करते हुए उस पर विभूति बरसा रहे थे। प्रांजल का शरीर तड़प रहा था, जैसे उसके अंदर दो रूह का युद्ध चल रहा हो। सुमन की रूह, वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ओझा जी ने जाना कि अगर आज ये साया छूट गया तो ये मौत बनकर लौटेगा। उन्होंने फौरन अपने थैले से धातु की एक चीज निकाली और बहुत ही पुराने मंत्र पढ़ते हुए उसे सीधे प्रांजल के मुंह में रख दिया। उस वक्त जो हुआ
वो किसी भी इंसान की सोच से परे था। प्रांजल के मुंह से एक काली धुएं जैसी आकृति बाहर निकली। जैसी ही वे आकृति बाहर निकली, प्रांजल बेहोश हो गई और वो आकृति धुएं के गुबार की तरह हमारे सामने नाचने लगी और अचानक दूकर जलने लगी। उसकी वो भयानक चीखें मेरे कान के पर्दे फाड़ रही थी। जैसे जैसे आग बढ़ी, वो चीख मध्यम पड़ गई और कुछ ही मिनटों में वहां सिर्फ राख और एक खौफनाक सन्नाटा बचा था। सब शांत हो गया था। प्रांजल बेसुध थी, पर उसकी सांस चल रही थी। हमने उसे उठाकर बिस्तर पर सुला दिया। डर इतना था कि आबा और ओजा जी उस रात हमारे घर ही रुक गए। अगले दिन जब सूरज निकला तो उस हवेली की हवा में वो भारीपन नहीं था। प्रांजल धीरे धीरे बात करने लगी, पर उसकी आंखों में अब भी उस रात का डर छिपा था। मैंने उसी पल तय कर लिया था कि मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को दोबारा खोना नहीं चाहता था। मैंने अपनी ट्रांसफर की अर्जी डाल दी और अपना सामान समेटकर उस हवेली की दहलीज को आखिरी बार पार किया। मैंने मुड़कर उस हवेली को नहीं देखा, पर सच तो ये है कि आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो 1950 की हवेली, वो सुमन का साया और वो खौफनाक रात मेरे ज़हन से कभी नहीं मिटेंगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर इस हकीकत ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल डर की गूंज पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब करो। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। धन्यवाद।